तो स्टूडेंट्स, चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे गुड्स के बारे में। गुड्स कितने तरीके के होते हैं और उनका क्या इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। चलो चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि उसके डेफिनेशन पे जाएं, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो आपको इस पूरे केस को समझने में आसानी देगा। ठीक है, तो चलिए एक फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है जो अपने खेत में वीट प्रोड्यूस करता है। अब वो वीट जब वो हार्वेस्ट करता है तो वीट हार्वेस्ट करने के बाद वो फिर एक फ्लावर मिल में ले जा करके देता है। फ्लावर मिल में उस यानी कि आटे की चक्की में, वहां पर जा करके वो उसे गेहूं से उसे आटा बनाया जाता है, वो फ्लावर मिल वाला। फिर वो आटे की चक्की वाला वो गेहूं के आटे को एक बेकरी को बेच देता है। अब वो बेकरी उस आटे को लेकर के उससे बिस्किट बनाती है। अब वो बिस्किट फिर मार्केट में रिटेलर के पास जाता है, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, और उन दुकानों से फिर कस्टमर खरीद करके फिर उसे उसे वो कंज्यूम करते हैं। तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा। इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि अलग अलग लेवल पे वो सेम गुड का सेम सामान का यूज अलग अलग तरीके से हो रहा है। जब फार्मर के पास था तो वो गेहूं था, गेहूं के रूप में उसने आटे की चक्की वाले को दिया, आटे के चक्की वाले ने उसे कन्वर्ट किया गेहूं को आटे में, और उसमें वो कुछ वैल्यू एडिशन हुई। फिर उसने कुछ प्राइस उस वैल्यू एडिशन के बदले में प्राइस ऐड करके उसमें उसने थोड़े हायर प्राइस पे उसे बेचा आगे बेकरी वाले को, बेकरी वाले ने उसमें कुछ वैल्यू ऐड की और फिर उसने आगे बेचा उसके कुकीज बना करके, बिस्किट बना करके आगे रिटेलर को, रिटेलर ने अपने यहाँ कुछ वैल्यू एडिशन की और फिर उसे आगे कंज्यूमर को बेचा। तो अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग तरीके से सामान यूज हुआ और फाइनली वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर गेहूं तो जैसा आपने अभी देखा यहाँ पर गेहूं और फिर गेहूं से आटा, आटे से फिर बिस्किट तक का सफर गेहूं करती है। और इसमें अलग अलग तरीके के गेहूं के 3 प्रकार हमें दिखते हैं। एक तो गेहूं खुद, उसके बाद गेहूं से आटा, आटे से बिस्किट। तो इसमें ये जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया गया है गेहूं को या आटे को कुकीज बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, तो इसके बेसिस पे हम इसे गेहूं को या आटे को अलग अलग या बिस्किट को अलग अलग गुड्स के रूप में देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे हम आगे इस एग्जाम्पल को और भी बार बार लेंगे और स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि गुड्स कितने तरीके के होते हैं और उसकी क्या भूमिका है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल के मद्देनजर रखते हुए कि ये गुड्स के बारे में हम क्यों मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जीडीपी का कैलकुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए कई तरीके के अप्रोचेस इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से एक अप्रोच है कंजम्पशन अप्रोच। कंजम्पशन अप्रोच ये कहता है कि एक इकोनॉमी में जितने तरीके के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसके मॉनेटरी वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो कंजम्पशन अप्रोच के मार्फत हमें जीडीपी कैलकुलेट करने में मदद करता है। ये कंजम्पशन अप्रोच का मानना है। तो अगर आप इस डेफिनेशन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइनल गुड्स की बात कही जा रही है। फाइनल गुड्स, अगर हम अपना पीछे वाला एग्जाम्पल देखें तो उसमें फाइनल गुड्स क्या था? क्या गेहूं फाइनल गुड्स थी, या कि आटा फाइनल गुड्स था, या कि फिर कुकीज या बिस्किट्स फाइनल गुड्स थी? तो बेसिकली जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसे कंज्यूमर यूज करते हैं।
तो फाइनल गुड्स उस हिसाब से वहां पे बिस्किट और कुकीज होती है, न कि आटा और गेहूं। जैसा अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, जिससे स्पष्ट हुआ एग्जाम्पल से कि गुड्स दो तरीके से देखे जा रहे हैं। एक तो है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और दूसरा एक है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आइए इनके बारे में फटाफट जानेंगे। गुड्स को हम कैटेगराइज करते हैं उनके एंड यूज के बेसिस पे। तो अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की बात करें तो उनका एंड यूज कैसा है। अगर किसी भी गुड को एक प्रोड्यूसर के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाना है तो वो नेचुरली इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, और अगर एक कंज्यूमर के द्वारा उसे कंज्यूम किया जाना है तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगा या फाइनल प्रोडक्ट कहेंगे। तो गेहूं, आटे और कुकीज के एग्जाम्पल में जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, गेहूं और आटा इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है, जबकि फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल कुकीज या बिस्किट्स हैं। क्यों? क्योंकि गेहूं और आटे को का एंड यूज क्या है? गेहूं और आटे का एंड यूज कंज्यूमर के द्वारा नहीं हो रहा है। गेहूं और आटे का एंड यूज कुकीज और बिस्किट्स बनाने के लिए हो रहे हैं, और कुकीज और बिस्किट्स का एंड यूज क्या हो रहा है? कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन में हो रहा है। तो क्या होता है जब इंटरमीडिएट गुड्स में हर स्टेज पे कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन होती है, लेकिन जब फाइनल गुड्स के स्टेज में हम आते हैं तो फाइनल गुड्स के स्टेज में सिर्फ कंजम्पशन होता है, कंज्यूमर के द्वारा उसे कंज्यूम किया जाता है। उस स्टेज पे उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होती है। तो जो फाइनल गुड्स को हाउस होल्ड्स के द्वारा परचेज किया जाता है उसे हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। जैसे उस एग्जांपल में कुकीज हो गया, बिस्किट्स हो गया, या ब्रेड भी अगर बनाया जा रहा है बेकरी के द्वारा तो ब्रेड भी हो जाएगा। और अगर फाइनल गुड्स को परचेज किया जा रहा है प्रोड्यूसर के द्वारा फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, तब इसे हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, अगर कोई फार्मर ट्रैक्टर का परचेज कर रहा है तो वो उससे निश्चित रूप से प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा, तो वो ट्रैक्टर जो है उसके लिए फाइनल प्रोड्यूसर गुड। एग्जांपल हमने लिया था, उसी एग्जांपल को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक फार्मर व्हीट ग्रो करता है अपनी फील्ड में 1000 किलोग्राम, और वो उसे फ्लावर मिल को बेच देता है 15,000 रुपए में। फिर जो फ्लावर मिल वाला है वो उस व्हीट को आटे में कन्वर्ट करता है और बेकरी को 20,000 रुपए में बेच देता है। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू एडिशन हो रही है। 15,000 से फिर उसने वैल्यू ऐड किया और फिर 20,000 में आगे बेचा। फिर बेकरी उस फ्लावर को यूज करती है और फ्लावर को यूज करके बिस्किट्स बनाती है, जिसे वो 25,000 में रिटेलर को बेचती है, और रिटेलर फिर फाइनली बिस्किट्स कस्टमर को 30,000 रुपए में बेचते हैं। तो हमने क्या देखा, अलग अलग लेवल पर वैल्यू एडिशन हो रही है, जिसकी वजह से उसके प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, और फाइनली ये कंज्यूमर के लेवल पे पहुंच करके 30,000 पे क्लोज होता है। तो फाइनल जो वैल्यू हो रही है प्रोडक्ट की यहाँ पे ये। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम फटाफट, जिससे हमें समझ में आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। तो जैसे कंप्यूटर इंस्टॉल है किसी ऑफिस में फॉर स्टाफ यूज, ये एक फाइनल गुड्स का एग्जांपल है, क्योंकि वहां पे स्टाफ के द्वारा उसे काम के लिए एंड यूज उसका काम के लिए किया जाना है। तो इस वजह से कंप्यूटर जो ऑफिस में इंस्टॉल है वो एक फाइनल गुड्स का एग्जांपल है। सेल फोन्स इन अ डीलर स्टोर, अब ये देखिए ये एक इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे सेल के लिए, बिक्री के लिए रखी गई है, ना कि कस्टमर के ना कि डीलर के द्वारा यूज किए जाने के लिए। अ कार इन अ हाउस होल्ड, अब ये एक फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि कार कंज्यूमर के द्वारा उसे यूज किया जाना है। अगर लेकिन यही कार अगर एक टैक्सी एजेंसी में होती तो वो टैक्सी एजेंसी में उसे वहां पे हम प्रोड्यूसर गुड कहते। क्यों? क्योंकि वो इनकम के तौर पे इस्तेमाल की जाती। स्टील परचेस्ड बाय अ कार मैन्युफैक्चरर, अब ये एक इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि स्टील का यहाँ पर जो परचेज किया जा रहा है कार मैन्युफैक्चरर के द्वारा, उसका एंड यूज क्या है? उसका एंड यूज कार बनाने के लिए किया जाना है, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन होनी है, और उसका एंड यूज कस्टमर के द्वारा नहीं है बल्कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के द्वारा है। तो इसलिए वो स्टील जो है परचेज किया जा रहा है जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा, वो इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है। मिल्क परचेज्ड बाय एन आइसक्रीम मेकर,
अब ये भी एक इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मिल्क परचेज करके उसमें वैल्यू ऐड की जाएगी, वैल्यू ऐड करके उसे आइसक्रीम में कन्वर्ट किया जाएगा, तब वो कंज्यूमर के लिए, एंड यूज के लिए जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मिल्क इंटरमीडिएट गुड का एग्जाम्पल है। लेकिन यही मिल्क अगर हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जा रहा होता, तो हाउस होल्ड के द्वारा चूंकि वो एंड यूज होती, वो कंज्यूम किया जा रहा होता, तो वो वहां पर फिर एक मिल्क हाउस होल्ड के द्वारा परचेज किया जाना एक फाइनल गुड का एग्जाम्पल है। सो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एक गुड इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, वो फाइनल गुड भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उसका एंड यूज क्या है, और एंड यूज किसके द्वारा किया जा रहा है, प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है या कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है। अगर कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है तो वो फाइनल गुड का एग्जाम्पल है, और अगर उसे प्रोड्यूसर के द्वारा वैल्यू एडिशन के लिए यूज किया जा रहा है ताकि वो फिर कस्टमर के पास पहुंच सके कंजम्पशन के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। सो ये कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वैसे गुड्स जिनका प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज किया जाता है, क्या चीज के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए, सो दैट कि उसे एंड यूजर के लिए यानी कस्टमर के लिए तैयार किया जा सके। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? आइए हम जानेंगे कि कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं। तो देखिए, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जिनका परचेज प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है और उसका यूज किया जाता है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, और ये बेसिकली प्रोडक्शन में मदद करते हैं, इनके मार्फत हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो जिस तरीके की प्लांट एंड मशीनरी जितने भी फैक्ट्रीज में होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जो भी प्लांट एंड मशीनरी होती है, वो कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है, और ये इन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी मैंने पहले भी मेंशन किया था, एक कार जो है टैक्स एजेंसी में, वो कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वो इनकम जनरेट करने में मदद करती है। लेकिन एक कार हाउस होल्ड में एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो उसका एंड यूज कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है अपने काम के लिए। सबसे बड़ी बात, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे ध्यान रखने के लिए, कि कैपिटल गुड्स में डेप्रिसिएशन होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे मैन्युफैक्चरिंग में, उसे इनकम जनरेशन के लिए काम में जब भी यूज करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसलिए कैपिटल गुड्स के केस में हमेशा डेप्रिसिएशन होता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेप्रिसिएशन का। तो जब भी हम आगे जीडीपी की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर डेप्रिसिएशन की चर्चा जरूर होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के लिए जो एक कैटेगरी, ये क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है, वो ये है कि वो प्रोड्यूसर को प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में मदद करते हैं, और उनकी लाइफ सेवरल ईयर्स तक होती है, और वो हाई वैल्यू के होते हैं। तो इसलिए अब जो बड़ी बड़ी प्लांट्स हैं, मशीनरी है, जो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर कोई इंजन है, मोटर है, ये सब चीजें कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है। लेकिन अब वहां पर जो नट्स होंगे, बोल्ट्स होंगे, वो कैपिटल गुड का एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट वो कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो सेवरल ईयर्स तक उनकी लाइफ नहीं जाती है, और उनकी वैल्यू उतनी ज्यादा हाई नहीं है। सो इसलिए मैंने अभी जो जैसा एग्जाम्पल दिया, ये बताया कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो अभी जैसे मैंने चर्चा की थी कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट प्रोड्यूसर गुड्स आर, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, और मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसका कारण बताया था। तो आइए अब फटाफट जल्दी से अंत में हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। हालांकि अभी तक आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से इस पर नजर डालते चलते हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स है, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर एंड यूजर्स, यानी कस्टमर के द्वारा यूज किए जाने के लिए वो तैयार नहीं है। जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कस्टमर यूज कर सकता है, जिसे जिसे कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जा सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स का, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा है,
गेहूं वाले एग्जाम्पल में, आटे वाले एग्जाम्पल में, कि गेहूं और आटा और कुकीज के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो गेहूं और आटा इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों? क्योंकि उनका रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। किस चीज के लिए? कुकीज बिस्किट्स को बनाने के लिए। जबकि फाइनल गुड्स वहां पर क्या था? फाइनल गुड्स वहां पे कुकीज और बिस्किट्स है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर के द्वारा यूज किए जाएंगे, कंज्यूम किए जाएंगे, और उसमें उसका यूज किसी तरीके के रॉ मटेरियल के रूप में नहीं हो रहा है, उसमें किसी तरीके की वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। इंटरमीडिएट गुड्स को रीसोल्ड किया जा सकता है फर्म्स का के द्वारा प्रॉफिट के लिए, जैसा कि आपने अभी गेहूं और आटे के एग्जाम्पल में देखा भी था कि गेहूं को किसान ने बेचा और फिर आटे को फ्लावर मिल वाले ने बेचा। तो इस तरीके से वो उसे रॉ मटेरियल के रूप में या थोड़ा सा प्रोसेस करके, सेमी प्रोसेस करके वो आगे बेचा जाता है, और फिर जो भी प्रोसेसर होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है बीच में, वो उसमें थोड़ा प्रॉफिट जनरेट करता है। फाइनल गुड्स क्या है? दिस कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय द कस्टमर। वो कस्टमर के द्वारा या फर्म्स के द्वारा, जो जिसके भी द्वारा खरीदा जा रहा है, उसे रीसोल्ड करके उसका पर्पस प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, बल्कि उसका पर्पस है कंज्यूम करने के लिए या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो कि फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है कि दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। यानी जब हम नेशनल इनकम की को कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने जैसा शुरू में एग्जांपल में भी बताया था गेहूं, आटे और बिस्किट कुकीज के एग्जांपल में, कि जो कुकीज की बिस्किट्स की फाइनल वैल्यू है, यानी जैसे 30,000 वहां पे फाइनल वैल्यू थी, तो हम सिर्फ 30,000 को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करेंगे। बीच में जैसे फ्लावर मिल वाले ने आगे बेचा, फ्लावर मिल को किसान ने पहले बेचा, तो इन सबों को का जो वैल्यू पे जिन लोगों ने बीच बीच में बेचा, 15,000 में किसी ने बेचा, किसी ने 20,000 में बेचा, उसे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आप आगे पढ़ेंगे, वो आगे फिर आएगा टॉपिक में जीडीपी के कैलकुलेशन में, कि उससे वो फिर डबल काउंटिंग हो सकती है। तो इसलिए डबल काउंटिंग से बचने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स के वैल्यू को नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। फाइनल गुड्स का जैसा कि अभी आपको पता चल गया कि उसकी जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है, उसे हम नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और फटाफट कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय हाउसहोल्ड्स आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आगे की चैप्टर में आप देखेंगे जीडीपी की जब बात आएगी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात आएगी, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा वहां पर। तो ये जो भी एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पे होता है हाउस होल्ड्स के द्वारा, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। और जो इंटरमीडिएट गुड्स पे होता है एक्सपेंडिचर, उसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स बाय फर्म्स, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर होता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसा आपने पहले देखा, ये कैपिटल गुड्स हैं, और कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर वो किस तरीके का एक्सपेंडिचर है? मशीन के लिए एक्सपेंडिचर है, कारखाने को बड़ा करने के लिए प्लांट्स एंड मशीनरी के लिए एक्सपेंडिचर है, उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो इट एड्स टू द स्टॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन अ ईयर, यानी प्लांट्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्लांट एंड मशीनरी में उसके द्वारा एडिशन होती है, बढ़ोतरी होती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक दूसरा टर्म है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या है? जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी मशीन है कारखाने के अंदर में, उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो होता है इन्वेंट्री पे इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसके वजह से फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में परिवर्तन होता है। यानी अगर फिनिश्ड गुड्स, जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करके अपने यहाँ स्टोर करती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, मान लीजिए कि साल के शुरुआत में जनवरी में अगर उसके पास 100 यूनिट था किसी भी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन करके उसने स्टोर करके रखा था 100 यूनिट,
और दिसंबर में जाकर के वो उससे अगर वो 200 यूनिट हो जाती है, तो ये जो इंक्रीमेंट होता है, ये जो इंक्रीज होता है, उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री में, ये कई तरीके का भी हो सकता है, जैसे फिनिश्ड गुड्स पे हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो सकता है, और रॉ मटेरियल का भी, क्योंकि कई बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रॉ मटेरियल भी लेकर के मार्केट से प्रोक्योर करके जमा करती है, उसका भी वो स्टोर करते हैं, तो वो भी उसका भी स्टॉक में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट जा सकती है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड क्या है? वो 1 साल हो सकता है, 12 महीने, कभी भी काउंट कर लें। जैसे जनरली वो 12 महीने हिंदुस्तान में, इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक काउंट किया जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में बात रखने वाली बात है, वो ये है कि ऑल द इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, as a part of it goes into replacement of capital which is called depreciation। अभी पीछे आपने देखा था wear and tear, जब भी मशीन होगा, मशीन प्रोड्यूस करेगी तो उसका wear and tear होगा, और wear and tear को रिप्लेस करने के लिए कुछ पार्ट कैपिटल का, जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं मशीनरी में, वो रिप्लेसमेंट में भी जाता है, तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के चैप्टर पे जाएंगे। एक जो लास्ट यहाँ पे पॉइंट है, वो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो ये कि नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा, फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो हमें नेट इनकम प्राप्त होगा, नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त होगा। अब आइए एक और अंतिम में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्टॉक एंड फ्लो का। स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है? तो जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, यानी कोई एक पर्टिकुलर टाइम को, यानी कोई डेट को अगर हम कोई चीज को मेजर कर रहे हैं तो वो स्टॉक कहलाता है। जैसे कैपिटल स्टॉक ऑफ इंडिया वाज $2 ट्रिलियन ऑन February 1, 2021। तो जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया ऑन अ स्पेसिफिक डेट, और वो डेट क्या है? February 1, 2021, तो उसे हम स्टॉक बोलेंगे। कैपिटल स्टॉक का यहाँ पे एग्जांपल दिया है हमने। अब फ्लो क्या होता है? फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, दे अकर इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इसे देखते हैं, 1 साल या 6 महीने या 3 महीने कम से कम, तब हम उसे फ्लो के रूप में देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो वो तो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया जाएगा, धीरे धीरे करके। तो 1 साल के अंदर में पूरे 12 महीने, तो 2021 के 12 महीने में इन्वेस्टमेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, तो $5 बिलियन रहा किसी कंट्री का। तो ये क्या है? ये फ्लो का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरिंग द होल ईयर हुआ है, पूरे साल के 12 महीने के दौरान हुआ है, ये किसी एक पर्टिकुलर डेट को नहीं हुआ है, तो हम इसे फ्लो के रूप में देखते हैं। अब एक जो खास बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि इनकम हो या आउटपुट हो या प्रॉफिट हो, दीज आर कॉन्सेप्ट्स दैट दे मेक सेंस ओनली व्हेन अ टाइम पीरियड इज स्पेसिफाइड। इनके साथ टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाना बहुत जरूरी है, तभी इनका कोई मतलब निकलता है। दीज आर कॉल्ड फ्लोज बिकॉज दे अकर इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के दौरान इनको हम काउंट करते हैं। अब चलते चलते लास्ट में हम ये बात भी जान लें कि कैपिटल गुड्स हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दे वंस प्रोड्यूस डू नॉट वियर आउट और गेट कंज्यूम्ड इन अ गिवन टाइम पीरियड। जैसे एक बिल्डिंग हो या मशीन हो फैक्ट्री में, वो वहां पे उपलब्ध रहेगी, वो चलती रहेगी कई सालों तक। सो कोई भी टाइम पीरियड अगर हम ले, 1 साल या 2 साल, तो वो उपलब्ध रहेगी उसमें, वहां पर उसमें कोई कमी नहीं आएगी। सो दीज आर कॉल्ड स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं आती है एक लंबे समय तक। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरीके से वी कैन मेजर अ चेंज इन स्टॉक ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 6 महीने के दौरान या 3 महीने के दौरान स्टॉक में क्या परिवर्तन हुआ, या 1 साल 12 महीने के दौरान क्या स्टॉक में परिवर्तन हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाउ मेनी मशीन्स वेर एडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो उसी तरीके से इस तरीके के जो चेंजेस हैं स्टॉक्स में, इन्हें हम फ्लो के रूप में काउंट करते हैं, देखते हैं, विच कैन बी मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी 3 महीने, 6 महीने, साल भर, ऐसा इस तरीके से।
तो अभी आपने देखा कि हमने गुड्स के बारे में जाना, कुछ दूसरे और भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखे, स्टॉक एंड फ्लोज। इन के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे, आगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जाएंगे, तो इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स का वहां पे यूज होगा। और इस वजह से मैंने यहाँ पर एग्जांपल देकर के इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आपको इसे आसानी से समझ में आ सके। और इस वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। दूसरे वीडियो छोटे छोटे हैं, लेकिन ये लंबा है तो इसे आप 1.5 टाइम स्पीड करके भी बढ़ा करके इसे देख सकते हैं ताकि ये जल्दी कवर कर सकें आप। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए, अपनी कॉपी पे भी नोट कीजिए ताकि ये आपको आगे आंसर्स लिखने में भी मदद कर सके। थैंक यू।